प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान का सख्त रवैया छोड़ने का फैसला। मुल्क की खातिर किसी से भी बातचीत की पेशकश कर दी। इमरान खान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या पीडीएम से बात करेंगे। अहम सवाल ये क्या इस सूरत हाल में आर्मी चीफ इमरान खान से बात करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अदालत ने इमरान खान की अंडरटेकिंग मुस्तरद कर दी, वारंट मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद। लाहौर में लॉ एंड ऑर्डर की खराबी का जिम्मेदार इमरान खान करार। इस अदालत के सामने सरेंडर करना लाजमी है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखते हुए दरखास्त गुजार अपने हुकूक खो चुका। तहरीरी फैसला जारी, क्या इमरान खान रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देंगे। इसके अलावा बात करेंगे आईजी पंजाब की जानिब से जमान पार्क में पुलिस पर मुसल्लह जत्थों के हमले का इल्जाम, कलअदम तंजीमों की मौजूदगी का इंकशाफ। सिक्योरिटी इदारों ने सर्च ऑपरेशन के लिए इस्तदा का मंसूबा बना लिया। इमरान खान का हुकूमत पर गिरफ्तारी के नाम पर कत्ल की कोशिशों का इल्जाम। 2018 इलेक्शन में पीटीआई टिकटें पैसों के एवज दिए जाने का इंकशाफ। जिले शाह के मामले पर आईजी को झूठा करार दे दिया। ये तमाम अहम मौजूआत हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मालिक साहब, सारी सिचुएशन आपके सामने है, जो कुछ हो रहा है इसमें इमरान खान साहब का एक बड़ा ट्वीट सामने आया है और ये इसलिए भी इस वक्त अहम है कि जितनी रेजिस्टेंस पिछले 2 दिनों में हमने देखी है गिरफ्तारी ना देने के हवाले से इमरान खान साहब की तरफ से जमान पार्क से आई, और फिर जिस तरह के इमरान खान साहब का डिमीनर था, जिस तरह से वो उनका स्टांस है वो बहुत सख्त है। बैसाखियों की भी उन्होंने बात की। अभी वो ये कह रहे हैं कि मैं हर किसी से बातचीत के लिए तैयार हूँ। स्पेसिफाई क्या हो रहा है, किससे? हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार है या वो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार है? और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये दोनों पार्टीज भी जवाबन उनसे बातचीत के लिए तैयार होंगी? देखिए, जो हालिया स्टेटमेंट्स आई हैं इमरान खान साहब की, उससे तो बड़ा क्लियर है कि वो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की जो गवर्नमेंट है पीडीएम की, उसको तो कुछ समझते ही नहीं है। उन्होंने कल भी कहा, आज भी कहा कि ये तो अगर एक दिन भी इनके साथ एस्टैब्लिशमेंट ना हो तो ये एक दिन भी नहीं चल सकते। तो क्लियरली उनका मैसेज मेरे ख्याल में प्योरली आर्मी की तरफ ही उसकी डायरेक्शन है। और मेरे शो में आज फैसल वावडा साहब ने एक बड़ी खबर दी। उन्होंने कहा कि जी कल उनके मुताबिक प्रेसिडेंट साहब ने फोन भी किया था एस्टैब्लिशमेंट को। और आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट का मतलब खान साहब क्या देते हैं? वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है आर्मी चीफ। और वो कहते हैं कि सदर साहब ने फोन किया लेकिन उनको आगे से यही कहा गया कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिक्स से, सॉल्व करें, लोग खुद ही पॉलिटिशियन रिजॉल्व करें। तो उसका तो मतलब ये है कि अभी तक वहां से बातचीत नहीं तैयार का रास्ता नहीं खुल रहा अभी। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। और 3-4 दिन से खान साहब ने बहुत ज्यादा तोपों के धाने खोले हुए थे। और आज भी कुछ जर्नलिस्ट मिले तो उन्होंने बताया कि खान साहब का कॉन्फिडेंस बहुत सुप्रीम है। जिस तरह लोगों ने बाहर निकले हैं उनके लिए, बाहर जो झगड़े हुए हैं, जो क्राउड की सपोर्ट आई है, सो शायद वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो बात करना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि शायद खान साहब की ये स्ट्रैटेजी होगी कि मैं इतना प्रेशर जनरेट करूं कि मेरे से एस्टैब्लिशमेंट बात करने पे मजबूर हो। क्योंकि देखिए अभी तक मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा है। बिकॉज जब आप एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से बात करते हैं तो आपको तासुर ये मिलता है कि उनका खतरा समझती है एस्टैब्लिशमेंट के, अगर खान साहब वापस आते हैं पावर में तो ये इंस्टीट्यूशन के साथ इंटरफेरेंस ज्यादा होगी। और शायद ये मिसट्रस्ट दूर करने की जरूरत है। वरना एस्टैब्लिशमेंट हमेशा ही बात करती है आप लोगों से, आप लोग एस्टैब्लिशमेंट से बात करते हैं, आपसे मेरा मुराद पॉलिटिशियंस है। सो कोई भी चीज हरफे आखिर तो नहीं होती। आई थिंक मिसट्रस्ट है, वो अगर रिजॉल्व हो गया तो हो गया। लेकिन आई थिंक इनका मैसेज जो था वो प्योरली एम था एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। बिकॉज इनको तो वो ना मानते हैं ना बात करना चाहते हैं, और वो इनको मानते ही नहीं है। वो तो इनकी कोई हैसियत नहीं समझते। अच्छा मालिक साहब, खान साहब वाज क्लियरली लुकिंग एट कोर्ट्स। उनका बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसिस था कि अदालतों की तरफ मैं देख रहा हूँ, और अदालतों की तरफ से उनको जो जिस तरह का आज उनके वारंट बरकरार हैं और जिस तरह की उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आयद हो गई है लॉ एंड ऑर्डर की, और भी उनके लिए मसले गंभीर हो गए। तो अभी आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने सारी एफर्ट से वो फायदे में रहे हैं या वो नुकसान में है? नहीं, अभी तक तो फायदे में ही है। लेकिन अदालतों में एक मजेदार ट्रेंड आपको नजर आता है। आपको नजर आता है कि लोअर कोर्ट्स हार्ड लाइन ले रही हैं खान साहब पे, और सुपीरियर जुडिशरी नरम लाइन ले रही है। और ये आपको भी पता है, मुझे पता है कि लोअर कोर्ट्स ज्यादा जल्दी प्रेशर लेती हैं दाएं बाएं से, और क्लियरली सुपीरियर
के कोर्ट्स अभी नहीं प्रेशर ले रही, तो ये भी आपको एक नजर आती है डिवीजन सी, और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। अरे मलिक साहब, आपको याद हो जाए आज एक सिविल केस था, आप भी थे, मैं भी था, आमिर मतीन साहब भी थे। एक दफ़ा आपके हमारे भी ये अरेस्ट वारंट जारी हो गए थे, हमें भी वहाँ से सिपाही का फ़ोन आया था SHO साहब का कि भाई साहब तशरीफ़ ले आए या मैं खुद आप लोगों को गिरफ्तार करने आऊँ। तो हमने उनको अश्योरेंस कराई थी हम तीनों ने कि जनाब हम पेश हो जाएंगे, आप ना तकलीफ़ करें। तो ये लॉ जो है, लॉ ऑफ द लैंड, मैंने अपने से बात शुरू की और हम पेश हुए थे तीनों, आमिर मतीन साहब, आप, मैं। तो खान साहब को इस बात का तो मेरा ख्याल है होगा कि अब मतलब फारे वो कहते हैं चेंज डेवल्स एडवोकेट बनने की कोशिश अगर करें, लोगों को पसंद नहीं आएगा। अब ये पुलिस वालों को ऑर्डर किया जाता है, जैसे हमारे केस में जज साहब ने कहा जिन तीनों को इनका अरेस्ट वारंट दे और SHO को बुला के कहा जिनको गिरफ्तार कर लें इनको, ये तो पुलिस वाला क्या करे? मतलब IG को ऑर्डर जाते हैं या DAG को जाते हैं, वो कहे जी मैं तो नहीं जाता, मुझे मारते हैं। तो कोर्ट अगर अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवाएंगी, अगर वो सपोर्ट नहीं दे, कोई बंदा हो, मैं उनकी खान साहब की नहीं बात कर रहा, वो राना सनाउल्लाह साहब के वारंट हो, इमरान साहब की, तो पुलिस वाले क्या करें? व्हाट शुड दे डू? वो जाए मारे भी खाएं, कुट भी खाएं, हमले भी हों, गालियां भी हों, या वो लोगों को मार पीट करें, फिर अदालतें कि नहीं जनाब कुछ नहीं होता, तो वेयर शुड दे गो? मैं जस्ट मतलब उसमें क्यूरियस हूँ, अपनी मिसाल दे के जो मैंने आपको समझाया बात की है। नहीं अपना रोक, मुझे तो दो जगह कंफ्यूजन नजर आता है। एक तो क्लियरली गवर्नमेंट की कंफ्यूजन थी कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं थी पुलिस ने करना क्या है। एक पॉइंट आया था पुलिस गेट पे पहुंच गई थी, बिल्कुल 10 फुट पे पुलिस खड़ी हुई थी, फिर पुल बैक हो गया उनका। क्लियरली एक इंस्ट्रक्शंस नहीं थी। अच्छा, कोर्ट्स भी मुझे समझ नहीं आती कि कंफ्यूजन क्यों कर रहे हैं। बस लाहौर हाईकोर्ट देखिए, एक एक दिन करके आप आगे डाल रहे हैं। भैया अगर आपने प्रोटेक्टिव करना तो आप कर दें, आप एक ही बार ही कह देंगे 18 को जाएंगे, हाँ साहब आप उस तरह छोड़ दें। अब लाहौर हाईकोर्ट ने पहले एक दिन किया, अगले 10 बजे, अब कल 10 बजे किया हुआ है। अब आज जब ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि जी वारंट विल होल्ड और वारंट हैं, अब सुबह मुझे बताएं आप पुलिस में होंगे, आपको समझ नहीं आएगी यार क्या करें। आप लाहौर हाईकोर्ट ने रोका हुआ है 10 बजे तक, ये वारंट एग्जीक्यूट होना है, पुलिस को एग्जेक्टिव के ऑर्डर्स क्लियर नहीं है, कोर्ट्स मुझे समझ नहीं आ रही कि लाइक लाहौर एक एक दिन करके क्यों कर रही है। अगर आपने देना है भाई दे दे एक ही बारी। इतना मैन पावर लगा हुआ है, उसकी कॉस्ट खर्चा अलहदा, शहर सारा बंद हुआ हुआ उसका अलहदा, बच्चे जख्मी हो रहे हैं दोनों साइड से वो अलहदा। मतलब कि कोर्ट्स की भी मुझे टाइम समझ नहीं आती कि दोनों साइड्स पे क्यों एक क्लियर करे, आइदर और कर दें यार, क्या मसला है। जिस तरह इलेक्शंस के ऊपर आई स्टिल फील कि सुप्रीम कोर्ट शुड, जब फैसला देना था साफ कहती भाई 90 डेज हैं आप इलेक्शन करवाएं। जब उस फैसले में अब कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए मगर वो डिले भी हो जाए तो ब्ला ब्ला ब्ला, अगर मगर नहीं होना चाहिए, कोर्ट्स के फैसले क्लियर होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है एग्जेक्टिव की कंफ्यूजन, कोर्ट्स की एम्बिग्विटी, इन दोनों ने हालात बहुत ज्यादा और भी खराब किए नीडलेसली। अच्छा मालिक, आपने भी बात की कि इमरान खान साहब का जो रबिया ने आपसे सवाल किया ट्वीट का, विच केम एज ए वेरी मतलब क्या कहना चाहिए प्लेजेंट सरप्राइज, आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किया है क्योंकि लोग आ गए हैं और वो इकट्ठे हो रहे हैं, उन्होंने 2 दिन पुलिस से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मार कुटाया, डंडा सोटा, आंसू गैस, वो हमने सब ने देख लिया, तो उन्होंने ट्वीट किया। तो आप समझते नहीं है कि उनका अपनी तरफ से पेशकश करना ये मतलब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बजाय ये पोजीशन ऑफ वीकनेस है। इस तरह का बयान तो फिर अगर वो आर्मी चाह रही थी, खान साहब से वो दब गई थी कि उनके पास बहुत बड़ा क्राउड आ गया है और बताया जा रहा है कालदम तहरीक के वो सूफी मोहम्मद साहब के तर्जमान आ गए, कोई तालिबान की खबरें हैं, कोई ट्रेंड, वो कहते हैं जी मुजाहिदीन आ गए, बला बला। फिर तो वहाँ से ISPR का ट्वीट आना चाहिए था या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आना चाहिए था, जी खान साहब आए हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप बताएं आपकी क्या डिमांड्स हैं, कैसे हमको रास्ता निकाल सकते हैं। जो जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वाले लोग होते हैं वो तो ये ऑफर नहीं करते होते टेबल पे क्या है जी हमसे बात करें, वो तो पोजीशन ऑफ वीकनेस वाले कहते होते हैं कि जनाब आए हमसे बात करें, मैं आपसे तैयार हूँ अनकंडीशनल। कोई इलेक्शन का जिक्र भी नहीं है इसमें, नोट करें, अनकंडीशनल बात किया खान साहब ने। नहीं रोफ, आई डोंट एग्री विद यू। देखिए जब आप अनकंडीशनल बात करते हैं वो फिर टॉक्स नहीं होती, वो सरेंडर होता है। मेरा ख्याल है कि खान साहब को जिसने भी एडवाइस किया बड़ा अच्छा एडवाइस किया, क्योंकि बात यह है कि आपने शो कराया कि देखें आपने पुलिस भेज दी, आपने रेंजर्स भेज दिए, आपने 48 घंटे हो गए, आपने पूरा जोर लगा लिया, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सके और मैं कोई खुफिया नहीं हूँ, घर में बैठा हूँ, यू कुड नॉट गेट मी। अब और हजारों लोग मैंने निकाल दिए मेरे घर के बाहर, दूसरे शहरों में मैंने और जगह यूज करा दिए, मैंने अपना मसल आपको दिखा दिया है कि मैं इतना इजीली टचेबल नहीं हूँ। अब इसके बाद
मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि आए मेरे से बात करें। तो आई थिंक ये एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ का है, इससे कहीं भी कमजोरी नजर नहीं आती। अच्छा मालिक, एक और बताएं, आपकी बात को आगे लेके चलते हैं। पिछले 1 साल से खान साहब जो हैं वो अप्रैल के बाद मुसलसल बड़े बड़े उन्होंने जलसे किए, चार्ज क्राउड आया, फिर हमने तो देखा मई 25 को लॉन्ग मार्च किया, उसके बाद पिंडी में बहुत बड़ा जलसा किया, वजीराबाद में उन पर अटैक हुआ, बहुत सारी स्ट्रगल हुई। तो खान साहब उस वक्त भी कुछ अपनी डिमांड्स लेकर आ रहे थे कि नए आर्मी चीफ वो खुद लगाएंगे, इलेक्शन नवंबर से पहले होने चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दें। फिर अब हम देखते हैं कि सारे ये मामलात हुए, तो कभी भी उनको ऑफर तो नहीं की, किसी ने बात नहीं की, फौज की तरफ से भी। इवन जनाब आसिम मुनीर साहब से पहले वाली इस्टेब्लिशमेंट ने भी उनसे बात नहीं की थी जब जनाब बाजवा साहब बैठे हुए थे। तो अभी भी कोई वहां पे नहीं है। तो कहां से आप समझते हैं कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है और लिहाजा वो ऑफर कर रहे हैं बार बार? खान साहब तो पिछले साल 1-1.5 साल से बात कह रहे हैं और उनके साथ कोई बैठने को तैयार नहीं है, या वो उनके साथ बैठने को तैयार है, वो अपनी मर्जी के बंदे के साथ बैठना चाहते हैं, और मर्जी का बंदा आजकल उनके साथ बैठना नहीं चाहता। सर देखिए, मैं इसलिए इसको मुख्तलिफ समझता हूँ कि उससे पहले खान साहब बार बार टकरा रहे थे एग्जेक्टिव के साथ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बातचीत में। ये पहली बारी थी एग्जेक्टिव उनके साथ आके टकराई और विजिबल रियासती कुव्वतों के साथ टकराई। इसको जब इन्होंने रिबफ किया है, देखिए पहले हर जगह उनका था, उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद आऊंगा, वो पिंडी से वापस मुड़ गए। उन्होंने मुतालबा किया बंदा सैक करो, आगे बात नहीं चली। इस बारी रियासत टकराई थी आके उनसे, और रियासत उनसे वो काम नहीं करवा सकी जो रियासत को बड़ी इजली करवा लेना चाहिए था। उसके पास इतनी ताकत होनी चाहिए थी। पहली बारी खान साहब की अपनी स्ट्रेंथ नजर आई है। सो आई थिंक सही या गलत, उनके नजदीक ये एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ है कि उन्होंने रियासत को जवाब दे दिया कि रियासत नाकाम हुई है। पहले खान साहब नाकाम हो रहे थे ना बकौल आपके, वो डिफरेंट सिचुएशन थी। अब तो रियासत ने एक विजिबल स्ट्रेंथ लगाई, हम जी गिरफ्तार करेंगे, देख जाएंगे। और फिर आप राना सनाउल्लाह के बयान सुने, अब मरियम नवाज के बयान सुने, सबको कहते थे कि जैसे फतह हो जाएगा किला। नहीं हुआ ना किला फतह। तो फिर हु इज विक्टर? जो किले के अंदर बैठा हुआ जिसने हमला किया। तो अच्छा मालिक, इसको थोड़ा सा मजीद आपकी इस बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। मान लिया जी खान साहब की ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उन्होंने किया है, क्योंकि बहुत सारे जी सैकड़ों लोग आ गए हैं, केपी से आ गए हैं, गिलगित से आ गए हैं, लाहौर से आ गए हैं, उन्होंने रियासत को नाकाम कर दिया। फेयर इनफ, मान लिया। अब खान साहब ने अनकंडीशनल उन्होंने कहा जी मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, जो आपके बकौल ठीक कह रहे हैं, मैं भी एग्री करता हूं। आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं, रात बकौल आप फैसल वाडर साहब को कोट कर रहे थे जी, रात सदर आरिफ अलवी साहब ने भी कहा, वो कहते हैं हम नहीं मिलते आपसे। खान साहब अब क्या करेंगे? पोजीशनल स्ट्रेंथ पे तो बैठे हुए हैं, कोई उनसे बात नहीं करता, फौज नहीं करती, ISI नहीं करती, या प्राइम मिनिस्टर नहीं करते, तो देन व्हाट नेक्स्ट? वो फिर क्या करेंगे? वो आई थिंक यही अपनी डिफाइंस रखेंगे, और ये जो निज़ाम है बिल्कुल बिगाड़ की तरफ जा रहा है। बिकॉज जो फाइनेंशियल हालत है मुल्क की, जो स्टेबिलिटी है, उससे तबाही फेर दी है। आप देखेंगे कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने सेनेट के अंदर जो बयान दिया लेटेस्ट कल के आज, जो उन्होंने कहा कि हम गारंटी करते हैं कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होगा, कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तासुर ये देने की कोशिश की है कि जैसे जो गवर्नमेंट IMF स्टॉल हुई हुई है टॉक्स, उसमें शायद कि जी अमेरिका या दूसरे पीछे से प्रेशर डाल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं। जो स्टॉल हुई हुई है टॉक्स, जो बात आगे नहीं बढ़ी, ये गवर्नमेंट की अपनी नालायकियों की वजह से बढ़ी है। अब उसको आप डाल दें जैसे कि न्यूक्लियर डायलॉग के ऊपर लड़ाई पड़ी भी है, सीरियस इश्यूज हैं। तारिक पातवी साहब ने खत लिख दिया अपनी ही हुकूमत को, स्पेशल असिस्टेंट ने, कि जी मेरे से चार्जी अफेयर्स ने, चाइनीज एम्बेसी ने बड़ी परेशानी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जी 1.5 बिलियन जो है हमारा फंसा हुआ है, वो पेमेंट्स नहीं हो रही। बाकी छोड़ें, गवर्नमेंट की अब अपनी चीजें देखें। प्राइम मिनिस्टर ने दिसंबर में एक कमेटी बनाई ये चाइनीज के साथ सारी मीटिंग्स वगैरह करने के लिए, मसले रिजॉल्व करने के लिए। और मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, जो आपका सबसे क्लोज मुल्क है, जिसने अभी भी आपको डिफॉल्ट से बचाया, और सबसे ज्यादा आपका डेट उसके पास है। कमेटी बनाई कि जी आप हर 2 हफ्ते के बाद मिलेंगे। दिसंबर में बनी कमेटी, मार्च का खत्म होने वाला है, अभी तक एक कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। तो जो मुल्क जिसके कर्ज आपका सबसे, उसके 1/3 से ज्यादा फॉरेन डेट आपका उसके पास है, आपने डिफॉल्ट करना था, उसने अगर 1.2 बिलियन आपको ना जमा कराया होता, उसके साथ ये गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी का हाल है। तो बाकी जगहों पे अच्छा मालिक, एक बड़ा, अब आपने बात चाइनीज की छेड़ दी है, तो मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा। परसों मेरा ख्याल है हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू किया है शहबाज शरीफ साहब का, आपने भी यकीनन देखा होगा। उसमें एक बड़ा उन्होंने, हामिद मीर साहब ने एक उनसे सवाल किया कि सर जनरल बाजवा ने कहा था कि ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं इन्होंने 45%
ये कमीशन लेते थे सीपैक के मंसूबों में, जो मंसूबे होते थे उन्होंने कोट किया बाकायदा जनरल बाजवा साहब को, वो सहाफ़ियों को ये बात कहते थे, मीर साहब ने, मुझे अगर एग्जैक्ट पूरा मैं उनको ठीक कोट कर रहा हूँ। तो हाउ डू यू व्यू दैट कि जनरल बाजवा साहब तो इनको मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को समझते थे, कमीशन खाते थे और बड़े महंगे के उन्होंने, बल्कि इससे पहले आपको याद होगा, आप भी मेरा ख्याल उस मीटिंग में होंगे जो जनरल बाजवा साहब की हुई थी सहाफ़ियों से, जिसमें उन्होंने इसाक डार साहब पर इल्ज़ाम लगाए थे कि जनाब वो भी डार साहब भी किसी से कमीशन मांगते थे, कोई इंटरनेशनल ब्रांड थे, और प्लस इन्होंने महंगे तरीन कर्जे ले लिए, कैसे हम वापस करेंगे। तो हाउ डू यू व्यू दैट कि हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर पे तो जो आर्मी चीफ जो अभी गए हैं वो तो इल्ज़ाम लगा कर गए थे, आपने सुना होगा प्रोग्राम रात उनका। यार बात ये सारे ही एक ही टाइम पे कभी अच्छे हो जाते हैं कभी बुरे हो जाते हैं, तो इससे हम क्या बात करें। कल तक खासा अच्छे वो सर जी शहबाज शरीफ साहब पे मालिक भाई कुछ कह दें, कुछ नहीं होता सर जी, कह नहीं, दें। नहीं be like that please, I don't like that. I am sorry, मैं just I am sorry for बात that. बड़ी सिंपल सी है कि इनके फेवरेट्स बदलते हैं, कभी वो फेवरेट होता है तो वो बुरा होता है, कभी वो बुरा होता है कभी फेवरेट। ये बताया ना, कल तक ये कहते थे कि नवाज शरीफ और ये सारे 2 नंबर हैं, अब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कल तक इमरान खान ठीक थे, आज इमरान खान को ये सब ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो शायद 2 नंबर है, इनके लिए सब कुछ है। अब इनके साथ इनके बयानों पे तो हम नहीं चल सकते। एस्टैब्लिशमेंट के भी अपने घोड़े होते हैं, कभी एक घोड़े पे लगाते हैं बेट, कभी दूसरे पे, तो इनकी बातों को हम क्या कहें। अच्छा, सारी बातें करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, जब वक्त आता है बात करने का तो अब ओन अपनी बात पे करता नहीं है, हम आपस में बातें करते रहते हैं। अच्छा मालिक थोड़ा सा लाहौर चलते हैं दोबारा, बाजवा साहब ओन करते हैं अपनी कोई बात। सर जरा उधर चलते हैं लाहौर दोबारा। जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीजें आ रही हैं कि वहाँ पे तालिबान के वो अपने ट्वीट्स भी पड़े होंगे उनके अपनी पार्टी के कुछ लोगों के कि केपी से ट्राइबल एरिया से बड़े ट्रेंड मुजाहिदीन आ गए, असला लेकर आए हैं, आपकी दफ़ा गिरफ्तार नहीं होने देंगे। कुछ वहाँ पे मिलिटेंट्स की भी आ रही थी, बैंड ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी नज़र आए हैं जो स्पोक्स पर्सन थे उनके, सूफी मोहम्मद साहब के और उनके। तो आप कैसे देखते हैं कि इमरान खान साहब के कैंप में वहाँ जमान पार्क के बहर इस तरह के लोगों का इकट्ठे होना? तो खान साहब जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कल को उन्हें दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना है, दुनिया के साथ डील करना है, ये इस तरह के ये फुटेज, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के इमेजेस, ये खान साहब को हर्ट करेंगे या उनको पॉपुलर करेंगे कि ठीक है जी कि इस तालिबान के अगर फॉर्मर वो कमांडर्स जो जेलों में रहे हैं उनको रिहा भी शायद इन्हीं की हुकूमतों के दौर में किया गया था। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? बॉस मुझे एक बात बताएं, ये तमाम लोग जो सूफी मोहम्मद के साथ काफी कुछ 2-4 हज़ार लोगों को आम माफी भी मिली थी, इन सबको आम माफी किसने दी थी? इन सबको छुड़वाया किसने था? इन सबको छोड़ा किसने था? एस्टैब्लिशमेंट नहीं छोड़ा था ना। तो अगर ये आ रहे हैं, इनमें से आधे से ज्यादा लोग तो इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, एंड आई थिंक ये जिसकी हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्समेंट की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था एक आधा लोकल कोई। बात ये है कि जब छोड़ते हैं और अगर सिक्योरिटी अपैरेटस उनको छोड़ता है तो फिर आज भी ऑन अप करें। ये तो नहीं हो सकता कि छोड़ने में आप हो और अगर कहीं और वो बंदा नजर आ जाए तो हम उसके गले डाल दें। आई डोंट थिंक दैट इज फेयर। अच्छा, अभी ये 35,000 जो बात हुई थी इमरान खान साहब का, फिर भी परसों उन्होंने फिर इंटरव्यू दिया जिसमें कह रहे थे कि तालिबान ने, अफगान तालिबान ने कहा था जी 35,000 ये तालिबान है पाकिस्तानी जो वहाँ से चले गए थे ऑपरेशन के बाद, आप इनको वापस ले लें तो हमारे पास क्या ऑप्शन था। सो इमरान खान साहब तो एडमिट कर रहे हैं कि इनको लाने में मेरी हुकूमत, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, उस वक्त ये 3 लोग देवर कॉलिंग द शॉट्स। सो उनको वापस लाया गया है, सेटल किया गया है, जिसकी वजह से वो बाद में डिस्टर्बेंसेस भी हुई, अटैक भी हुई। तो ये काम तो पिछले एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर किया है, खान साहब उसका हिस्सा थे सर। हाँ तो रऊफ आप मुझे बताओ, आप इस सब्जेक्ट को कितने साल हो गए हम सबको कवर करते हुए? 2-3 इश्यूज हैं जिसमें थिंग्स डू नॉट हैपन जब तक एस्टैब्लिशमेंट की कंसेंट ना हो। पाक इंडिया रिलेशनशिप्स, आपको पता है कि इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट का फुल इन्वॉल्वमेंट होता है। पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप्स इसमें होता है। पाक अफगान रिलेशनशिप, इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट के बगैर आप नहीं चल सकते। सिमिलरली ये जो टीटीपी वाला है, अभी भी जब आपकी लास्ट टॉक्स हो रही थी, उन टॉक्स को लीड कौन कर रहा था? ऐसे लीड कर रही थी ना। मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें बड़ा फेयर होना चाहिए। मालिक आप, मेरा ख्याल है यू आर द मोस्ट इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट आई मस्ट से। आपको पता है मैं आपसे लड़ाई झगड़े मेरे अपनी जगह पे, बट इफ हैव मतलब आपकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ फॉर योर मतलब इंटेलिजेंट आप टॉक करते हैं। आप उन मीटिंग में मेरा ख्याल शरीक थे। मैं 2 रेफरेंस देना चाहता हूँ। आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ये सारे काम वही करते हैं और पॉलिटिशियन या प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं होता। एक उस्मान बुज़दार साहब थे, मैंने कहा वो ये लीड वो करते हैं, लेकिन उसमें लीड उनकी होती है। मैं सर उसी पे आ रहा हूँ सर। 2 सवाल आता है मेरे जहन में। उस्मान बुज़दार पे उन्होंने चोटी का जोर लगा लिया जनरल बाजवा साहब ने, आपके सामने भी कई दफ़ा उन्होंने कहा, बल्कि सहाफ़ियों को बता दिया था जी ये मुहर्रम के बाद जाने वाले हैं, आपको याद होगा। इमरान खान साहब डट के उन्होंने कहा जी नो वे,
ये हो ही नहीं सकता, उस्मान बुज़ार नहीं हटेगा और नहीं हटे, बल्कि अल्टीमेटली शायद हुकूमत जाने की वन ऑफ द रीज़न ये भी थी कि आर्मी जो है इनसे खुश नहीं थी कि इनको हटाया। इमरान खान साहब ने नहीं हटाया, जो नहीं करना था नहीं किया। और ऐसे आपको याद होगा कि जनरल बाजवा साहब ने सहाफ़ियों को बुला के कहा कि वो जो उनके अजीत डोवल हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं या उसके रॉ के वहाँ पे चीफ हैं, उनकी मुलाकातें जनरल फैज़ से हुई हैं, दुबई में हुई हैं, और इस पे कश्मीर में हम बहुत सारे जो है ना सेटलमेंट हो गई है। और वहाँ पे ये अगेन जो मोदी साहब हैं वो आएंगे, 10 दिन रहेंगे पाकिस्तान में, और फिर इमरान खान साहब और वो हाथ में हाथ मिला के कश्मीर के मसले को हल करने की बात करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब नहीं माने, शाह महमूद कुरैशी ने मना कर दिया। ये दो बहुत बड़े वाक़ये थे कि इंडिया में भी उन्होंने आके अगर फौज चाहती थी, इमरान खान साहब ने कहा नहीं जी इसकी पॉलिटिकल कास्ट नहीं होने दिया, तो उन्होंने पंजाब में भी नहीं होने दिया बुज़दार साहब को। तो इस मामले में क्यों नहीं इमरान खान साहब इनको रोक सकते थे जी 35,000 तालिबान हम नहीं आने देंगे, जहां करना था तो उन्होंने इमरान खान साहब ने अपनी टांग अड़ाई उसमें कि नहीं होने दिया। नहीं तो मेरा ख्याल है हो सकता है इमरान खान साहब का भी व्यू पॉइंट यही हो। इमरान खान साहब का व्यू पॉइंट तो है ना, हमेशा से वो कहते हैं कि डायलॉग से ये चीज रिजॉल्व होगी, वो तो हमेशा से उनका स्टांस है। तभी तो उनको याद नहीं एक बड़ी अनफेयर नाम पड़ा था, लेकिन नाम उनका पड़ गया था एक भाई तालिबान खान। आई थिंक ये उनके व्यू पॉइंट के करीब थी बात, क्योंकि ख्याल था कि निगोशिएटेड सेटलमेंट होनी चाहिए। और जहां तक आपने वो दो एग्जांपल्स दी, वो दो एग्जांपल्स तो समझते थे कि उनकी गवर्नमेंट के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। वो पंजाब में नहीं उनको चेंज करना चाहते थे, वो दूसरी कॉस्ट ही पे करना चाहते। तो आई थिंक आप सियासत में अपनी गवर्नमेंट तो दाव पे नहीं लगाएंगे, हर चीज की एक लिमिट तो होती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब शायद इंट्रिंसिकली अपोज थे इस सेटलमेंट के। ये उनके अपने नजरिए के करीब तरीन था कि डायलॉग के थ्रू हो। कई बार यह फैसला सोच के करते हैं लेकिन नहीं उसका चीज टर्न आउट करती, लेकिन वो उनका क्लैश नहीं था इस व्यू पॉइंट का। खान साहब का व्यू पॉइंट हमेशा से ही रहा है कि बातचीत से करें। अच्छा लास्टली मालिक भाई, लास्टली सर, अभी हमने देखा है कि वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान साहब के बहुत बड़े सपोर्टर्स आए हैं, वो लाहौर में आए हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से देखा पुलिस आई, वहाँ से बहुत सारे दस्ते आए, बसें भर कर आए। तो यहाँ लाहौर में भी रिएक्शन आया आपकी को खुद बड़े आप हार्ड कोर आप लाहौर के हैं, तो ट्विटर सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि दोनों सूबों के लोगों के दरमियान बड़े अनप्लेजेंट किस्म के वहाँ पे एक्सचेंजेस हो रहे हैं, हेट्रेड हो रही है। हाउ डू यू व्यू दैट कि इस पे उनका आना और इस तरह का वहाँ पे जो अनरेस्ट हुआ है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये आप इसको कैसे देखते हैं? रोज बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट्स हो रही हैं। फिर हमारी एक वो आपके पंजाब गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आ गया जी पश्तून ऐसे होते हैं। मेरा ख्याल है बस क्या करें, आई थिंक इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा हर तरफ है और जितनी पोलराइजेशन है बड़ा हमें ध्यान से चीजों को देखना पड़ेगा, वरना ये पाउडर केक बनता जा रहा है मुल्क, किसी ने तीली लगाई फट जाएगा। आई थिंक ये बड़ी खतरनाक रविशें जन्म ले रही हैं। बहुत शुक्रिया मालिक साहब, थैंक यू वेरी मच सर। मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लास्ट साहब आपसे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, खासतौर पे ये जो अदालती मामलात रहे और फिर इसके बाद सिचुएशन क्या बनेगी, खान साहब गिरफ्तारी देंगे नहीं देंगे, अगर नहीं देते तो किस तरफ जाएंगे मामलात, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, सवाल ये जिस तरह मालिक साहब कह रहे थे कि ये जो खान साहब का एक स्टेप है ये एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से है, और ये एक जो उन्होंने ऑफर की है या आफ्टर द शो ऑफ पावर और आफ्टर डूइंग वट एवर ही कैन डू, उसके बाद उनकी इस पावर को बड़ा इस ऑफर को या इस बातचीत की जो वो कह रहे हैं, उनको बुला रहे हैं अपनी तरफ, इसको एक इस तरह से लेना चाहिए कि ही हैज शोन ऑल हिज पावर एंड नाउ ही कैन डू दैट। लेकिन एक प्रेशर नजर आता है, एक डेस्परेशन नजर आती है, वो भी एक एंगल है। सो इसको किस एंगल से देख रहे हैं आप? मालिक साहब ने मेरे एडिटर रहे न्यूज़ में मेरे एडिटर हैं, एंड आई मस्ट से ही वाज वन ऑफ द बेस्ट एडिटर्स, अच्छे एडिटर थे, स्टोरी एडिट बड़ी अच्छी करते थे। अगर फ्रेंडली, मतलब बहुत कम एडिटर होते फ्रेंडली होते, ही वाज अ वेरी फ्रेंडली एडिटर। सो मेरे दिल में बड़ी, आपको हमेशा मैं ऑफ कैमरा भी बड़ी उनकी मालिक साहब की हमेशा बड़ी इज्जत करता हूँ। लेकिन इस मामले में उनसे डिफर करता हूँ। मैंने पूछा भी सही उनसे कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वाले लोग ना ट्वीट करके मुज़ाकरात की पेशकश नहीं करते होते, ये जहन में रखिएगा कि हाँ जी हम आपसे हम बात करने, स्पेशली वंस यू आर अंडर सीज, जब आपने अदालत में पेश होना है, आपके वारंट जो हैं आपकी अदालत ने वो कर दिए हैं, उनको मेंटेन रखा है, कहीं से आपको बड़ा रिलीफ नहीं मिल रहा, पुलिस खड़ी हुई है, चीज़ें खड़ी हुई हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी पोजीशन ऑफ स्टैंड, लेकिन अगर हैमिंग से डाल दिस, फिर भी मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के इसको जेस्चर को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब को खुद अगर एहसास हो रहा है कि मुझे कंडीशनल मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, तो इस बात को हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, एक चीज़। और दूसरी खान साहब का ये है कि जो बात ये फैसल वाटर साहब कहते थे कि उन्हें अब एहसास हो रहा होगा, आई डोंट नो हो रहा है या नहीं हो रहा,
कि जनाब के उनके कुछ दोस्त हैं जो उनको, उनके कुलीग्स हैं जो इधर इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, वो उनको बंद गली में लेकर जा रहे हैं। मेरी यहाँ पे कंसिस्टेंट एक उस पे रही है, एक अगर मैं हमेशा बात करता रहा हूँ मैं, कि खान साहब को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। खान साहब शुड बी वेरी केयरफुल कि आपकी पॉपुलरिज्म जो है ना, ये पॉपुलरिज्म ये डबल एज्ड ये ना स्वॉर्ड होता है। हाँ। ये बहुत अच्छी चीज़ भी होती है, बहुत बुरी चीज़ भी होती है। पॉपुलर ये जो होती है ना चीज़ें, आपका पॉपुलर लीडर हो, पॉपुलर स्टांस हो, पॉपुलर नजरिया हो, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, तख्ता वाला। यस, इसका नुकसान क्या होता है कि जब आप पॉपुलर उसमें चले जाएं, आप पॉलिटिक्स में चले जाएं, पॉपुलर आप जर्नलिज्म में चले जाएं, मसलन बहुत सारे इसमें जर्नलिस्ट कर भी रहे हैं जिनको डेंजर्स भी हुए हैं, खतरे भी हुए। रीज़न रोजाना की बुनियाद पे जब आप पॉपुलर हो जाते हैं किसी न किसी स्टांस को लेके, तो जो पब्लिक है वो रोज आपसे नया एक वो नारा सुनना चाहती है। आप दूसरों को नया नारा देना चाहते हैं, कोई उसको बात बताना चाहते हैं ताकि आपकी पॉपुलैरिटी जो है ना कम ना हो। देन यू बिकम ए हॉस्टेज टू पॉपुलैरिटी। आप अपनी पॉपुलैरिटी के गुलाम बन जाते हैं, लोगों की तवक्कुआत के आप गुलाम बन जाते हैं कि अगर आप उनकी तवक्को के मुताबिक गुफ्तगू नहीं करते, उनकी तवक्को के मुताबिक आप उस पर बराबरी नहीं दिखाते, बहादुरी नहीं दिखाते, रोज की कोई बहुत बड़ी कोई बात नहीं करते, बल्ले बल्ले वाह वाह नहीं होती, आपके ट्वीट्स हो रहे हैं, रीट्वीट्स हो रहे हैं, आपके व्यूज आ रहे हैं लाखों में, तो फिर आपको फील होता है कि मैंने वही बात करनी है जो आवाम सुनना चाहती है, लोग सुनना चाहते हैं, मैंने तालियां बजवानी है। सो तालियां बजवाने वाला जो काम है ना, वो लीडरशिप को ठीक है एक हद तक करना चाहिए, पॉलिटिशियंस हैं, वोट होने चाहिए, लेकिन हमेशा मुझे ये फील होता है कि आप कोई लीडर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप जर्नलिस्ट हैं या कोई पब्लिक फिगर हैं, आपको लोगों की तवक्कुआत का गुलाम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू विल एंड इन ए बिग डिजास्टर। आप डिजास्टर में जाएंगे, आप रोजाना की बुनियाद पे कुछ ऐसी बातें कहते जाएंगे, करते जाएंगे जिसके नतीजे में आपके लिए बहुत बड़े खतरात पैदा होंगे, क्योंकि आपने मजमे का वो जो एक भूखा मजमा खड़ा है ना, जो आपको एक मतलब माचो समझ के आया है, आपको लार्जर देन एक लाइफ समझ के आया हुआ है कि मसीहा खड़ा हुआ है हमारे सामने और इस बंदे ने हमें बचाना है बलाओं से, मुसीबतों से, तो फिर आपने कोई ऐसे एक्ट करेंगे, बातें करेंगे जिसके बाद मेरा ख्याल खतरा आपके लिए बढ़ जाते हैं। ये तो एक चीज होगी उस पे। मुझे लगता है कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, अगर वो उसको कैश ना करवा सके, सियासतदान के लिए क्या बड़ा चैलेंज होता है। पॉपुलर हैं, आपने मेहनत की, स्ट्रगल की, लेकिन अगर आप अपने आप को डेड एंड में ले गए हैं और आप उसको ये कैश नहीं करवा पा रहे, तो इसका कोई फायदा नहीं है। पॉपुलर दुनिया में बहुत बड़े, मैं नाम भी ले सकता हूँ, बहुत सारी लीडरशिप। ये ज़ेलेंस्की बहुत बड़ा ये पॉपुलर था, अभी भी होगा शायद वहाँ पे इसमें उस यूक्रेन में, तो वो भी पॉपुलर था ना, बहुत उसने पॉपुलर फैसला किया, वो रशिया के साथ लड़ाई की थी, क्या हुआ वहाँ पे, लाखों लोग मारे गए, डिस्प्लेस में। वही यूक्रेन जो पूरी दुनिया को वो आपको खाना दे रहा था, फूड दे रहा था, गंदम दे रहा था, इस वक्त पूरे यूक्रेनियन जो हैं वो सारे के सारे आपके यूरोप में बैठे थे, उसमें लोगों की उस पर खुराक पे पल रहे हैं। सो समटाइम पॉपुलर लीडरशिप बड़े गलत फैसले कर लेती है, जिसकी कॉस्ट जो है ना मुल्कों को देनी पड़ती है, वो बच्चों को देनी पड़ती है, औरतों को देनी पड़ती है, पूरी सोसाइटी को देनी पड़ती है। सो ये लीडरशिप को बड़ा इंतहाई कैलकुलेटेड होना पड़ता है कि लोगों के एक्सपेक्टेशन के लेवल जो है ना ठीक है बढ़ाएं, लेकिन इतना ना डेंजरस बढ़ा दें कि वो जब वो तवक्कुआत पूरी ना उतरे, वो वायलेंट होना शुरू हो जाएं, वो आपके खिलाफ शुरू हो जाए, वो रियासत के खिलाफ शुरू हो जाए। सो ठीक है, क्लास में ब्रेक पे जाने, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अहम सवाल मेरे जहन में, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, आपने बड़ी अच्छे से अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो डिफाइन किया रिगार्डिंग दिस ट्वीट, लेकिन अब सवाल ये है कि मुमकिन तौर पे आर्मी चीफ इस ऑफर को किस तरह से देख रहे होंगे आपके? वैसे तो मालिक साहब ने उसका जवाब दे दिया, फैसल वाडर साहब ने, कि अगर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने भी रिक्वेस्ट की है, बीइंग सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी, इंटरफेयर करने का कहा है कि आप उनको मिलें। अब मुझे नहीं पता आरिफ अलवी साहब को ये बात कहनी चाहिए थी, नहीं कहनी चाहिए थी कि आप आर्मी चीफ को कहें कि वो उनको इमरान खान साहब से मिलें या मुज़ाकरात करें। आई डोंट नो, मैं इस पे अपने कमेंट में रिजर्व रखता हूँ। ये खुद जो अगर प्रॉब्लम सबसे बड़ा हो रहा है, हमारे जमहूरी लोग ना अपने जमहूरी इदारों पे वो बिलीव ही नहीं रखते, जो सबसे बड़ी तकलीफ दे बात है कि खान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में बैठने को तैयार नहीं थे। माई वे और हाई वे, मैं हूँ तो फिर उसके बाद दुनिया है, मैं अगर पार्लियामेंट में नहीं हूँ तो फिर ख़त्म हो जाए। सो खान साहब को थोड़ा सा रवैया जो है अपना, वो मेरे ख्याल जमहूरी रखना पड़ेगा। अभी उन्होंने फवाद ने बड़ी अच्छी बात की थी, एक बार जो उसकी ऑडियो लीक हुई थी जो फवाद की आई थी, अगरचे फवाद तो कहता है मेरी ऑडियो नहीं थी, जब लंदन में किसी वो हुसैन नवाज के दोस्त को कह रहे थे कि यार छोड़ें यार, दरमियान में आप कहाँ एस्टेब्लिशमेंट को लाते हैं, हम आपस में बैठ के बात कर लेते हैं। सो खान साहब को अभी भी, और यही काम भुट्टो साहब ने किया था, उन्होंने जब जनरल जिया को बिठाना शुरू कर दिया था ना, उस PNA की उनके लीडरों के साथ, जनरल जिया भी मेरे साथ बैठेंगे,
तो उसी दिन उनकी वीकनेस उनके सामने आना शुरू हो गई थी कि जर्नलों को भी लगा ये भुट्टो साहब तो हमारे पे डिपेंडेंट है, फिर जो हुआ इट्स ए हिस्ट्री। इमरान खान साहब जो है एस्टेब्लिशमेंट मान लिया बड़ी पावरफुल होगी। इमरान खान साहब जब बार बार कहते हैं कि जनाब के पाकिस्तान इंटरव्यू भी दे रहे थे, मेरा ख्याल है CNN को था या कौन सा कल परसों में देख रहा था, तो उन्होंने पूछा जी कौन है, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट है जो यहाँ पे जो उस पर सारे फैसले करते हैं। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद, उन्होंने आर्मी चीफ। भाई आप पॉलिटिशियन अगर एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल भी है से आपको उनके क्लाउड को मिनिमाइज करना चाहिए। आप पार्लियामेंट का क्यों नहीं कहते? आप और जो आपके एक आपके इंस्टीट्यूशन, जब तक आप लोग नहीं खड़े होंगे अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए, आप कह देते ना वहां पे पार्लियामेंट स्ट्रांग, मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा बात करूंगा, मैं वहां पे आप कहते नहीं मैं आर्मी चीफ से मिलूंगा, मैं उनसे बात करूंगा, मैं DGISI से बात करूंगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। तो जब आप एस्टेब्लिशमेंट के पास जाना चाहते हैं, आप पॉपुलर लीडर हैं, आप ये स्टांस ले सकते थे, आप अपने आप को थोड़ा सा रोक सकते हैं, पब्लिक सपोर्ट है आपके पास, आप भी अपने कदम जमाने को तैयार नहीं है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं जाएंगे। हमारे बाकी लीडरशिप भी ऐसे, जरदारी साहब भी वहीं से हिदायत लेते हैं। एडिंग अप क्लास साहब की फिर वही बात होगी कि अगर आप आर्मी चीफ की वो सीढ़ी बना के इस्तेमाल करेंगे तो कल को फिर यही आर्मी चीफ कहेंगे कि मैंने रास्ता हमवार किया था, एंड इट इज अ विशियस साइकिल जो कहीं पे खत्म नहीं होगा। कमेंट है आपका। और लास्टली एस्टेब्लिशमेंट क्या समझती होगी? वो समझती होगी जनरल बाजवा साहब ने जनाब इमरान खान साहब को कहां से उठाया, कहां पे ले गए, जो उसका हशर नशर हुआ तो एस्टेब्लिशमेंट तो डर गई होगी कि भाई साहब ये तो खान साहब को कुछ भी कर ले, ये तो खान साहब तो खुश नहीं होते। सो उनका वो ट्रैक रिकॉर्ड भी एस्टेब्लिशमेंट का, प्लस मतलब जो अभी नए आर्मी चीफ बने हैं 3-4 महीने जिनको हैं, वो कैसे जाके वजीर आजम को कहें जी आप इस्तीफा दें और इमरान खान साहब को उनकी जगह बिठा दें, ये वैसे भी मुझे अनरियलिस्टिक सा लगता है। ठीक है, सो इट्स अ नॉन स्टार्टर। ठीक है क्लास साहब, यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।